काका भतीजे को लेकर बहुत सारी राजनीति हुई, खबरें भी बनी और अब भतीजा अब सांसद बन गया है, आंखें दिखा के काका को। कि कोई काका फैसला नहीं करेगा कि आपका राजनीति कौन करने वाला भविष्य में, कौन जीत के जाएगा प्रजातंत्र के अंदर। जनता फैसला करेगी। इनके तो लोग जो इनके मेन जो कार्यकर्ता हैं वो तो इनको मुख्यमंत्री नाम पे बोला करते थे। कैसे बन सकते हो आप क्या कहना चाहेंगे काका को? आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जातिवाद का इतना जबरदस्त माहौल क्रिएट कर दिया, उसको कौन समेटेगा? काका के थॉट के ऊपर करारा जवाब है। कभी उनके पास कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स थी नहीं, डेवलपमेंट कभी उनका एजेंडा था ही नहीं। भैरव सिंह जी के अलावा बीजेपी की राजनीति में कौन आपको अच्छा लगा? क्या कुछ सीखने को मिला? आप कह रहे हैं सब बढ़ा रहे हैं और राजेंद्र राठौड़ ने कुचलने का देखो, राजेंद्र राठौड़ जी के तो राजनीति है ही नेगेटिव जी, उसमें कोई दो राय नहीं। आप किसी बच्चे से आगे पूछ लो। राहुल जी, आपने ये नहीं पूछा बीजेपी की लीडरशिप से मेरी टिकट क्यों काटी, कारण क्या था? मैंने यही तो वॉइस रेज की थी कि मेरा कसूर तो बता दो। मेरी बिल्कुल एचएम साहब से मेरी बात हुई। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि राहुल कसवा की टिकट इसलिए काट दी कि वसुंधरा राज्य से अलाइन थे। जाट राजपूत में जो विवाद हुआ है उसके पीछे राजेंद्र राठौड़ एक कारण है। देखिए जी, जाट राजपूत के बीच में कोई विवाद नहीं है। काका और भतीजा कभी साथ आ सके क्योंकि राजनीति मायने कुछ भी स्थायी और अस्थायी को नुया करे। काको चाहे कि मेरे घुटना नीचे रह के चलो, आपका तो मर भी जावा तो काम करा पड़ेगा। लोग आपको कहते हैं कि आप जगदीप धनखड़ के रिश्तेदार हो, उसके बाद भी टिकट है क्या रिश्तेदार आप? हाँ बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। आपके रिश्ते अब भी उनसे वैसे 100% रहेंगे। वाइफ साथ है जो अभी। सर वो बात नहीं। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। यूं तो राजस्थान में कई पॉलिटिकल फैमिली है, लेकिन एक ऐसी फैमिली जिसकी चर्चा दशकों से है, 5 दशक से जो सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, कसवा फैमिली जो लगातार सक्रिय है शेखावटी और पूरे राजस्थान में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कसवा फैमिली के जो नवनियुक्त सांसद हैं राहुल कसवा, और लगातार तीसरी बार सांसद है राहुल जी का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अब दल बदल लिया है, कैसी राजनीति लग रही है? अच्छा लग रहा है। मेरे एक लाइफ में हर एक पॉलिटिशियन को ऐसे मौके नहीं मिलते। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेने की रिक्वायरमेंट थी, और उन बातों को नज़र रखते हुए मैंने एक स्ट्रॉन्ग फैसला लिया। मेरी जनता के, मेरे लोगों के, जिनके साथ मेरे फादर का, मेरे ग्रैंडफादर का ताल्लुका 3rd जनरेशन का है, उनकी भावनाओं के अनुरूप हमने एक स्ट्रॉन्ग फैसला लिया और जनता ने अपना साथ दिया है आज। और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। एक नई शुरुआत करी है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। राहुल जी, कांग्रेस में आपको लेकर कौन आया? मतलब कहा जाता है कि कांग्रेस में जाट पॉलिटिक्स का बड़ा डोमिनेंस है। आई मीन क्योंकि यहाँ अध्यक्ष भी जाट थे, तो फिर आपको स्वीकार कैसे किया? क्योंकि गोविंद डोटासरा खुद अध्यक्ष जाट थे। ये जाट अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी में भी थे, ऐसा नहीं है कि, पर जो परिस्थितियां 2 मार्च के आसपास बनी और उसके बावजूद उसके आगे बनी, तो उस व्यवस्था के अंदर सबको पता था कि भी मेरे फादर की यूएसपी जो पॉलिटिक्स में रही है वो कनेक्ट विद द पीपल रही है। हम हमेशा लोगों के संपर्क में रहे हैं। हमारा जयपुर में आप भी पत्रकारिता करते हो, कितने समय आपको हो गया होगा, हम कहीं पे भी फालतू में चक्कर नहीं लगाया करते थे। हमारा सिस्टम यही था कि हम लोगों के बीच में रहते थे और लोगों के साथ हमारे उनके सुख दुख में, क्योंकि अभी हमारी कंट्री एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। उस डेवलपिंग इकोनॉमी में हर दिन हर पल लोगों को जरूरत पड़ेगी अपनी लीडरशिप की, उनके बीच में रह के उन इश्यूज़ पे काम करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके आना एज अ सांसद मेरी प्रायोरिटी थी। हम वर्क के ऊपर बिलीव करते थे। ओछी राजनीति और तेरी मेरी राजनीति हमें ना कभी करनी कल आई थी, ना मैं आज करते हैं। उसी के बदौलत ये फैसला लिया गया और जनता ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा, ऐसे वक्त पे साथ दिया है जिस वक्त पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, और हमेशा हम उनके कर्जदार रहेंगे। और मेरे से जितना हो सकेगा मैं मेरी डबल एनर्जी के साथ में आने वाले इन 5 सालों में एक बेहतरीन सांसद ग्रुप में काम करेंगे। नहीं सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गोविंद डोटासरा जाट अध्यक्ष होते हुए भी स्वीकार किया आपको, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी, एक तो शेखावटी से भी आते हैं सर आप। बिल्कुल जी, ये तो एक लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये लीडर्स क्रिएट लीडर्स। शेखावत जी थे, भाईसुन शेखावत साहब हमारे उस समय पे राजस्थान के अंदर शायद किसान के अंदर कम्युनिटी जितना टुवर्ड्स बीजेपी कम उनका इंक्लिनेशन नहीं था। वो मेरे फादर को लेके आए थे जब फादर से सरपंच थे। तो टॉल लीडर्स की खूबसूरती यही होती है कि वो लीडर्स क्रिएट करते हैं, और मैं डोटासरा साहब का तो बहुत धन्यवाद देता हूँ
आपने सही कहा, कोई भी एक आम आदमी होता और जो राजनीति के अंदर इस बारे में पक्की लोग कान भी भरते, पर उन्होंने बहुत बड़ी मैच्योरिटी दिखाई और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो उनको बेहतरीन लगा होगा, अपनी पर्सनल थॉट को पीछे रखते हुए पार्टी हित के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रांग फैसला लिया और उस फैसले का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। आज पूरी शेखावटी बेल्ट में और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में हम 5 सीटें लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े और एक लॉन्ग लीडरशिप की नज़र उनमें आती मुझे और अच्छा स्ट्रांग फैसला लिया है। मैं जैसे कि इतना कहूँगा कि और हर व्यक्ति इस बात को, हम सब जैसे नेताओं को, हम यंगस्टर्स को भी सीखना चाहिए। लीडरशिप इज अबाउट क्रिएटिंग लीडर्स। नेता बनाना एक असली नेता की पहचान होती है। तो आपको लगता है गोविंद डोटासरा एक नेता है और नेता बनाते हैं? बिल्कुल जी, पार्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो उनको अपनी पार्टी के लिए बेहतरीन लगा, उन्होंने वो सारे फैसले लिए और वो फैसले राइट भी साबित हुए। याद करिए 2 मार्च से पहले का समय, जब लोग 25-0 की बात किया करते थे राजस्थान के अंदर, हम 11 सीट लेके आए, तो बहुत बड़ी जीत में। आपको लगता है कि चूरू एक टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस के लिए? वो टिकट कटना, राहुल कसवा के समर्थन में पूरा समाज खड़ा होना, चूरू में आपके पक्ष में लोग खड़े होना, आपको टिकट मिलना, फिर आसपास में शेखावटी में एक माहौल बना, आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट था एक? देखिए, पॉलिटिक्स में पब्लिक है ना, कॉज के लिए भागती है, कॉज के लिए आपके साथ खड़ी होती है। अगर आपका कॉज राइट है, आपकी नीयत साफ है, तो जनता साथ देती है। और हिस्टोरिकली आप कोई भी एजिटेशन देखोगे, कोई भी मूवमेंट देखोगे, वो कॉज पे चलता है। व्यक्ति विशेष इतना बड़ा नहीं होता। मैंने एक कॉज के लिए वॉइस रेज की थी। क्या कॉज था? कॉज यही है कि कोई काका फैसला नहीं करेगा कि आपका राजनीति कौन करने वाला भविष्य में, कि कौन जीत के जाएगा प्रजातंत्र के अंदर। जनता फैसला करेगी और उसके लिए हमने अपनी आवाज को मजबूती से उठाया था और जनता ने हमारा साथ दिया है, सहयोग दिया है, उस कॉज के लिए दिया। और उस कॉज की वॉइस हरियाणा बॉर्डर के से लगता है चूरू डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान बॉर्डर तक, बाड़मेर तक आवाज पहुंची। वो काका भतीजे को लेकर बहुत सारी राजनीति हुई, खबरें भी बनी और अब भतीजा अब सांसद बन गया है आंखें दिखा के काका को। आप क्या कहना चाहेंगे काका को? देखिए, आंखें दिखाने की तो मैं नहीं जानता, पर यस, काका के थॉट के ऊपर करारा जवाब है। और जिस तरीके की राजनीति उन्होंने करी है, कभी उनके पास कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स थी नहीं, डेवलपमेंट कभी उनका एजेंडा था ही नहीं। मैंने पूरे इलेक्शंस में भी ओपन चैलेंज किया था कि आपके द्वारा किया गया कोई एक बिग टिकट प्रोजेक्ट आप राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में दिखा दो। आप तो एमएलए भी रह लिए, यहाँ से मंत्री भी बन चुके हो। वो तो आपको जयचंद कहते हैं सीधा सीधा। वो मुझे क्या कहते हैं, अब जनता को पता लग गया। वो तो जयचंद ढूंढते हैं। इस चुनाव में भी हार किस कारण हुई? पार्टी के लोगों ने कहा कि भी एक इनके गलती के कारण आज पार्टी को इतना नुकसान हुआ। क्या माना उन्होंने? तो औरों को ऊपर इल्जाम डाला पे। जब जयपुर में आके जो खबरें सुनने को मिलती है, तो अभी भी जयचंद ढूंढ रहे हैं। उनको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। मैंने एक दिन पहले भी बात कही थी, जयचंदों के बीच में खड़ा जयचंद की बात करता है, चलती नहीं है बात। चूरू के अंदर सब लोग जानते हैं कि इन्होंने कितने लोगों के पॉलिटिकल कैरियर को खत्म किया है, किंग को जिताया है, किंग कब जिताया है, कितने लोगों की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की राजनीतिक जीवन को खत्म करने का काम किया इन लोगों ने। मैं इस अन्याय के खिलाफ कभी रुकता नहीं। मैंने आवाज़ उठाई है मजबूती के साथ में और मुझे पूरा खुशी है अपने इस फैसले के ऊपर। अगर मैं उस दिन फैसला नहीं लेता तो शायद जिंदगी भर मलाल रहता। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैंने राइट फैसला लिया और अन्याय के खिलाफ अपनी वॉइस रेज करी है। आपने कहा कि भैरव सिंह शेखावत जी के आपके परिवार के अच्छे रिश्ते रहे और भैरव सिंह जी को आप आइडियल भी मानते हैं। भैरव सिंह जी के अलावा बीजेपी की राजनीति में कौन आपको अच्छा लगा? क्या आज कुछ सीखने को मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने हमेशा एक बात देखी, हमारे फादर या मदर हमारी पॉलिटिक्स में रही हैं, हमारे ग्रैंडफादर भी रहे। हम फील्ड के लोग हैं, हम फील्ड में रहते हैं, फील्ड काम करते हैं और फील्ड की वॉइस को एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना, उस लीडर्स को क्रिएट करना, जो लीडरशिप वो काम करती है वो हमेशा सराहनीय रहेगी। शेखावत साहब भी उन्होंने भी ऐसे लीडर्स को क्रिएट किया है। वैसे वसुंधरा मैडम जो रही हैं, उनका भी यही नेचर रहा। उन्होंने हमेशा लोकल पीपल की वॉइस किया है। आज जो दिन रात जनता के बीच में रहते हैं, जो जनता का काम करते हैं, जनता के सुख दुख में पहुंचते हैं, आसान होता है क्या? 340 किलोमीटर लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है चूरू डिस्ट्रिक्ट। मदर फादर मैं, हम तीनों रहते, तब भी हम गांव तक नहीं पहुंच पाते। अगर मैं आज भी डेली गांव में जाऊं तो उस गांव में दोबारा नंबर मेरा 1.5 साल बाद आएगा। 1700 से ऊपर गाँव की डानियाँ गाँव है, तो आसान नहीं होता सफर। ये उनकी वैल्यू क्रिएट कर, जो वैल्यू करते हैं वैसे लीडर्स की हमेशा वैल्यू रहती है। और मैडम वसुंधरा जी का भी हमेशा नेचर ऐसा ही रहा, उन्होंने ऐसी लीडरशिप क्रिएट करी है। डोटासरा जी ने उसी चीज को आगे बढ़ाया है। डोटासरा जी ने उसे बढ़ाया कि ये वो शेखावटी बेल्ट की हमारी फैमिली रही। आप कह रहे हैं ये सब बढ़ा रहे हैं और राजेंद्र राठौड़ ने कुचलने का देखो, राजेंद्र राठौड़ जी का तो राजनीति है ही नेगेटिव जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी बच्चे से आगे पूछ लो चूरू के अंदर, पता लग जाएगा। उनका तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कभी रही नहीं।
वो तो किसी की साइकिल भी पकड़ जाए, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को डराना। और मैं क्या, उनके तो भाषण, उन्होंने चुनाव में भाषण भी यही दिए कि किसी को दारू गाड़ी भरनी है तो मुझसे बात करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, वोट किसको दोगे। तो माफिया है क्या वो? पता नहीं अब क्या है वो, क्या नहीं, तो जनता जानती है उनको। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिस तरह उनका नेचर है, उस नेचर में वो लोगों को साथ लेके चल नहीं सकते। वो चाहते हैं लोग उनके पीछे चले, पीछे चलने का समय जा चुका कभी है। राहुल जी आपने ये नहीं पूछा बीजेपी की लीडरशिप से मेरी टिकट क्यों काटी, कारण क्या था, क्या आपका माइनस पॉइंट था? मैंने ट्वीट किया था, आपको पता हो तो, मेरे ट्वीट 1.8 मिलियन लोगों ने देखा था। हम्म। मैंने यही तो वॉइस रेज की थी कि मेरा कसूर तो बता दो। आपने कभी बड़े नेताओं से बात की? जहां मौका मिला मैंने सबसे बात करी। मैंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष को भी मोदी जी से बात हुई क्या आपकी? नहीं, अमित शाह जी से? मेरी बिल्कुल एचएम साहब से मेरी बात उन्होंने हुई। क्या बोला? सब मैं उनको यही बात बताई, उन्होंने कहा बात करेंगे, समझाएंगे, जो भी उनका जो भी माइंडसेट रहा होगा। मैंने मेरी बात जरूर कहीं कही। ऐसा तो नहीं वसुंधरा जी के टैग के कारण आपकी कट गई टिकट? देखिए, मैं इन चीजों को नहीं मानता। नहीं, आप नहीं मानते, वो मानते हो? मुझे नहीं लगता जी। देखो, राजनीति के अंदर अगर इन चीजों को लेकर हम चले, हमारे तो कभी, हम तो महत्वाकांक्षी पॉलिटिशियन कभी रहे ही नहीं। आपने मुझे कभी देखा नहीं हो बीजेपी के कार्यालय के अंदर कि मेरे को ये पद दे दो, मुझे वो पद बना दो। 7th टर्म कंटिन्यूअस इस बार हमारा है। पिछली बार हम 6th टर्म कंटिन्यूस एक कॉन्स्टिट्यूंसी को दिए थे। हमने कि मंत्री पद की कभी आशा रखी थी कि हमें मंत्री बना दिया जाए या हमें वो बना दिया जाए। हमारा फील्ड है, हम उस पर काम करते हैं और पैशन के साथ करते हैं। हर दिन सुबह उठते हैं तो इस सोच के साथ उठते हैं कि आज इस एरिया में कौन जाएगा, उस रेल लाइन पे कौन जाएगा, किसके सुख है, किसका दुख है, किसकी क्या समस्या है, लोगों को ऑफिसर्स तक ले जाना, मंत्रियों से मिलवाना, ये हमारी पैशन, हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल है। आप तो पेशेंस से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि राहुल कसवा की टिकट इसलिए काट दी कि वसुंधरा राजे से अलाइन थे। नहीं, मैं नहीं मानता। वसुंधरा जी तो भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष है, पार्टी के बाहर की तो है नहीं। अलाइनमेंट का मतलब क्या है? पार्टी ने कभी आपका झुकाव वसुंधरा जी की तरफ था। पार्टी ने कभी तो इशू किया नहीं कि झुकाव मत रखिए, किधर झुकाव रखना है, पार्टी ने बताया नहीं। पार्टी की जीते जागते उपाध्यक्ष नहीं, आपको लगा कभी ऐसा? नहीं, मुझे कभी नहीं तो लगा। मैं तो उनकी हमेशा इज्जत करी और मैंने उनका बड़ा हाई रिगार्ड में देखा है और हमेशा देखता रहेंगे। इस आपका मतलब आपकी टिकट सिर्फ राजेंद्र राठौड़ के कारण कटी? भाई मैं नहीं कह रहा, काका जी खुद ही कह रहे थे। काका जी ने तो स्टेटमेंट दी हमेशा कि टिकट लेने दूंगा ही नहीं इस बार। मैंने थोड़ा कहा है, वो तो कह रहे आपने भी चुनाव हराया उनको। मैंने चुनाव हराया, मैं उनके इलेक्शन में एक दिन गया भी क्या? कभी उन्होंने बुलाया मुझे इलेक्शन के अंदर? आप खुद अपनी टिकटें बांट रहे पूरे राजस्थान की, अरमाडा से लेकर गंगानगर तक टिकट आपने बांट दी, एक एमएलए जीत के आए। राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली बार एक सांसद के रूप में आपने कंसल्टेशन भी करी कि किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी टिकट। टिकटें आप बांट रहे हो, सीट आप अपने खुद चेंज कर रहे हो और एक सांसद के रूप में आपने वहीं को बुलाया नहीं। अब हार जाएं तो जिम्मेदारी हम ले लें, ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। ये कौन स्वीकार करेगा इस बात को? आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जातिवाद का इतना जबरदस्त माहौल क्रिएट कर दिया, उसको कौन समेटेगा? क्या आपको लगता है कि जाट राजपूत में जो विवाद हुआ है उसके पीछे राजेंद्र राठौड़ एक कारण है? देखिए जी, जाट राजपूत के बीच में कोई विवाद नहीं है। कोई आज तक का रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मेरे जब तक हमारा पॉलिटिकल करियर रहा है, एक भी विवाद बताइए जो आज तो दिखाओ कि भी विवाद समाज को बांटने का काम किया? देखिए, ये उनका माइंडसेट है, उनकी सोच है। समाज को बांटना, समाज को जोड़ने की हम इतने बड़े लोग नहीं होते। हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपने मुंह से कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गलत भाषा का उपयोग ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने किया ऐसा? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पर मैं मेरे बारे में कॉन्फिडेंट हूँ। एक भी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मेरे बारे में किसी जाति, मेरे आगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट खड़े हुए 2-2 बार, हमने कभी भी इलेक्शन का माइंड चेंज होने नहीं दिया। हमारा फोकस इलेक्शन लड़ते हैं, डेवलपमेंट और कनेक्ट विद द पीपल का इलेक्शन लड़ते हैं। ऑनेस्टी हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। ईमानदारी के साथ जिंदगी जिए, उसी के लिए हम लोगों से वोट मांगते हैं और लोगों को आशीर्वाद मिलता है। आपके इलाके में जो चूरू का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ अमूमन लोग कृषि पे डिपेंडेंट है, डेयरी का व्यापार करते हैं, कृषि का व्यापार करते हैं, खेती करते हैं। वहाँ जो इलाका है वहाँ किसानों की कर्जा माफ़ी की कई समस्याएं हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि लोकसभा में उठाएंगे या कई बार उनकी कुर्की भी हो जाती है मकानों की, कर्जा माफ़ी बोल दिया लेकिन कोई पार्टी करती नहीं है, बातें ही बातें होती है खाली? देखिए, कर्जा माफ़ी जरूर एक इशू है, पर साथ साथ में मेरे एमपी होने के नाते हमेशा फोकस गवर्नमेंट की योजनाओं पर रहता है। फसल बीमा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी, उस योजना का बेहतरीन फ़ायदा पूरे राजस्थान में लिया तो चूरू डिस्ट्रिक्ट ने लिया। हम आज की तारीख में चूरू नंबर 1 है राजस्थान के अंदर, चूरू लोकसभा। हमने बीते हुए 6 सालों में, जब से ये स्कीम लॉन्च हुई 7-8 साल हो गए हैं, हमारा 7800 करोड़ रुपीज़ का डिसबर्समेंट है। पूरे राजस्थान में हम टॉप में, इंडिया में हमारा नंबर 2nd या 3rd चलता है। ये बात सही है कि बीते हुए इन 10-15 सालों में या ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में चूरू एक कम्प्लीटली सलाइन इलाका है। 75 to 80% ऑफ लैंड हमारी सलाइन वाटर की है, खारा पानी नीचे जमीन के है। इसीलिए हमने झींगा मछली पालन का
प्रोत्साहन भी दिया, और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी उसका भी हम बेहतरीन काम करने की कोशिश करते रहे। अब कोई भी बिग टिकट प्रोजेक्ट इस कंट्री के अंदर इरिगेशन में नहीं आया। इरिगेशन, पानी तो बढ़ नहीं सकता, तो पानी की मैनेजमेंट बढ़ सकती है, या हम रेन वाटर को टैप कर सकते हैं, या हम न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हैं। आज तो इरिगेशन वर्ल्ड ओवर कहाँ चलेगी, पर 10 साल का कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जब तक आप इरिगेशन के अंदर कुछ नहीं। और चूरू इतना बड़ा है, आज भी इंडिया के अंदर हम दाल और ऑयल सीड्स इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हम सरप्लस हैं व्हीट और राइस में, पर हम माइनस में हैं ऑयल सीड्स में और दालों में। और चूरू इतना कैपेबल है, इतना बड़ा है, जितना बड़ा हरियाणा अकेला है। हमारे पास करीब 13 लाख हेक्टेयर लैंड है, 310 किलोमीटर का लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी, इतना बड़ा हरियाणा लगभग बैठता है। तो हमें एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम काम भी कर रहे हैं। और उसी का एक जीता जागता प्रोजेक्ट यमुना लिंक का है, जो 2018 में जब गडकरी साहब मंत्री थे, हमने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। वो इंडिया का पहला प्रोजेक्ट ऐसा था जिसके अंदर इरिगेशन का पानी तेजावाला हेड से राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी चूरू के अंदर अंडर विद पाइपलाइन के थ्रू आएगा। पाइपलाइन मींस 3.3 मीटर की पाइपलाइन, 10 फीट की एक पाइप, ऐसे 5 पाइप जमीन के नीचे पानी लेके आएंगे। एक पूरा कंबाइंड एक अच्छी हमने डीपीआर तैयार करवाई थी उसकी। मैडम ने उस समय हेलीकॉप्टर से सर्वे करवाया था। वो किसान के खेतों तक डायरेक्ट पानी देने का काम करता वो। और चूरू जिले के 40,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलता, झुंझुनू के 60,000 हेक्टेयर को मिलता, और सीकर को पीने का पानी मिलता। हमें अब ऐसे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। उसको भी अब हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री महोदय ने, जिनको भागीरथ का नाम दिया गया चुनाव के टाइम पे, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हरियाणा उसके लिए कभी अग्री था ही नहीं। सर, यमुना जल समझौते की बात अब आई गई है, तो यमुना जल समझौते पर कांग्रेस ने 2001 में अशोक गहलोत ने एक बैठक की हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ में। 2001 में ही वहाँ की कमला बेनीवाल जी, जो वाटर रिसोर्स मंत्री थी, वो उन्होंने बैठक की और एक एमओयू भी लेके गए। 2012 में फिर अशोक गहलोत ने एक लेटर लिखा, जो केंद्रीय मंत्री थे जल संसाधनों को। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री सदन के पटल पर कहते हैं कि कांग्रेस ने एक भी पत्र नहीं लिखा, एक भी पत्र लिखा हो तो उसको टेबल कर दे। आपके जो टीकाराम जूली उन्होंने टेबल कर दिया। अब मुझे बताओ सर, एग्जैक्टली ये जो आपस में प्रतिस्पर्धा है कि हमने कराया, लेकिन अल्टीमेटली पानी तो आ नहीं रहा। वो जो हरियाणा सरकार है वो ये कह रही है कि बचे हुए पानी में से हम पानी दे देंगे। देखिए, मैं बात बताऊं, मतलब जूठन में से दे देंगे, वो आएगी नहीं आएगी जूठन, पता नहीं। हमने करवा दिया या हमने नहीं करवा दिया तो मुद्दा छोड़ दो, आप करवा दो। ये दोनों सरकारें आपकी हैं। आपने इलेक्शन में क्लेम भी किया कि चूरू में हम पानी लेके आए। मैंने पूरे चूरू की कन्विंसिंग के टाइम पे बात कही कि मुख्यमंत्री महोदय, और मैंने कैंडिडेट को भी कहा कि काका से पूछ लो कि चूरू जिले में पानी कहाँ लेके आओगे। सर, चूरू जिले का सिर्फ 40,000 हेक्टेयर जमीन को पीने सिंचाई का पानी मिलना है। चूरू जिले में 12-13 लाख हेक्टेयर लैंड है, कहाँ दोगे पानी, बता नहीं रहे हो। आप वही पानी आप राजगढ़ में बेच रहे हो, वही पानी सुजानगढ़ में बेच रहे हो, वो सदारसर में बेच रहे हो, ताड़नगर में बेच रहे हो। मीटिंग करना चाहते हो और किसी जगह पे पानी को लेके, तो क्लैरिटी नहीं है। वो डीपीआर, इसमें सबसे बड़ा कोई किसी की जो सबसे बड़ा, देखो हर सरकार ने कोशिश करी है, कांग्रेस गवर्नमेंट भी पुश करती रही है। गडकरी साहब का इसमें बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, रोल रहा है कि उन्होंने इसकी डीपीआर का काम शुरू किया। मैडम के टाइम इसका सर्वे हुआ, हेलीकॉप्टर से हुआ। पहली बार हम पाइपलाइन के मार्फत पानी लेके आए थे, डिग्गी बन रही थी राजगढ़ में। ये एक प्रोजेक्ट अब एग्जीक्यूट हुआ। अब हरियाणा गवर्नमेंट कह रहा है एक्सेस वाटर के ऊपर, उसके ऊपर भी इसरो की रिपोर्ट लगी हुई है। शायद सर भजनलाल जी ने, मुख्यमंत्री महोदय ने, वो डीपीआर पढ़ी ही नहीं है, या उनके ऑफिसर्स ने बताई ही नहीं है उनको। उसमें भी ये डीपीआर लगी हुई है कि अगर एक्सेस वाटर भी है, एक्चुअली वो वाटर जो है वो रबी क्रॉप को देने के लिए पानी था। रबी क्रॉप को गैप फंडिंग, हम उस पानी के साथ तो आप शुरुआत तो करो। पानी लेके तो आज इस बार इतनी हाई हमारी रेनिंग हुई है, इस टाइम पानी इतना बरसा है कि सारा एक्सेस वाटर नदियों में वेस्ट तो गया ना। तो कहीं ना कहीं अब जो पहले पानी हमारे पास में है, वो तो हम उसको तो बढ़ा नहीं सकते, तो जितना है उतना है। हरियाणा और राजस्थान के बीच में 32 साल से हमारी लड़ाई चल रही है ट्रिब्यूनल्स में। सिद्धमुख कनाल के नाम पे योजना बनी भी, आज तक सिद्धमुख पानी नहीं आया। हमारा 8.67 MF पानी का एग्रीमेंट है, वो हमें पानी नहीं मिल रहा, जिसके ऊपर सावा लिफ्ट कनाल बनी हुई है। तो वो इश्यूज तो रहेंगे। तो आज तो सरकार इनकी है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है। किसने क्या किया छोड़ दो। आपने वादा किया है चुनाव में खड़े होके कि भी हम पानी लेके आए हैं और यमुना लिंक का पानी चूरू में आ जाएगा। तो कहाँ आएगा, ले आओ। कौन मना कर रहा है आपको? शुरुआत तो करो, और डीपीआर पढ़ के शुरुआत करो।
डीपीआर पढ़ के शुरुआत करो। इस कंट्री के अंदर आज की तारीख में जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो एक्सेस वाटर को टैप करने का ही बचेगा, क्योंकि या हम रिवर लिंकिंग के ऊपर काम कर पाएंगे, तभी हम पानी की इरिगेशन का ला सकते हैं। सर उसके लिए फिर सोच बड़ी होनी चाहिए ना। मान लीजिए आपके पास एक रोटी है और आप एक रोटी में से आप में ये जज्बा होना चाहिए, आप में ये विचार होना चाहिए आपका कि एक रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे आप दे दो अगर मुझे भूख लग रही है तो वो तो बड़ा दिल हरियाणा को दिखाना होगा। सर नहीं, अभी ऐसी की बात नहीं है। देखो अभी हम तो हरियाणा की रोटी हम छेड़ ही नहीं रहे, हम तो हरियाणा की वो रोटी ले रहे हैं जो हरियाणा रोटी खाता नहीं है, जो भी ये बच गई है, हम तो उसी को टैप करना चाहते हैं। देखिए जी, पानी को अपने को समझना पड़ेगा। इरिगेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है कंट्री के अंदर, आज भी हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, हम स्प्रिंकलर्स पे आए, ड्रिप पे आए, एक पूरा एक बजट चाहिए। अब 22,000 करोड़ का बजट था जी, और हमने भी बुलेट ट्रेन चलाई है अहमदाबाद से मुंबई, 1.5 लाख करोड़ रुपए की है। तो चूरू जिले जैसे 7 जिलों को 22,000 करोड़ के ये 7 प्रोजेक्ट मिल जाते और इरिगेशन के अंदर वाई हो जाती। और पूरा ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है जहाँ पे इतना बड़ा लैंड मास पड़ा हुआ है, और हमारे पास में अगर पानी की अवेलेबिलिटी हो तो हम रबी की क्रॉप में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते। हमारे ऑयल सीड्स में और दालों में हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा बैलेंस है, तो वो तो अपने को विजन देखना पड़ेगा। आज कृषि मंत्रालय का बजट कितना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलती है, बजट मात्र 2,000 करोड़ रुपए का। क्या करेंगे उसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2,000 करोड़ रुपए की है। 2 लाख करोड़ रुपए का कृषि मंत्रालय का बजट है। 2 लाख में से 80,000 करोड़ तुम पीएम किसान सम्मान निधि में दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो नहीं रही ना। तो जब तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कैसे किसानी की तस्वीर राहुल जी, बदलने? आपकी क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है ये, इसको आप क्या संसद में उठाएंगे? उठा चुके हैं? बिल्कुल, मैं उठा चुका हूं जी। मैंने मेरे बजट स्पीच में भी बोला है, और हम इसके ऊपर बहुत, हमने पहले भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पहली बार पाइपलाइन के अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के साथ इरिगेशन का शुरुआत करी थी। कैसे लोग आज कितना वाटर हमारा इवेपरेट हो रहा है भाखड़ा नांगल डैम से, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर हम यूज कर पा रहे हैं। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वी नीड बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए उसमें। मेरा फोकस रहेगा कि किसानों की हालत बदलनी है तो पानी लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ आना पड़ेगा, नए नवाचार इसमें करने पड़ेंगे, तभी हम, और हमारी कुछ जरूरत भी है। अभी हमने 1.5 लाख टन से ऊपर का हमने चावल एक्सपोर्ट किया इंडिया से। अच्छा लगता है सुनने में, पर 1.5 लाख टन चावल एक्सपोर्ट नहीं किया हमने, करीब 20 करोड़ लीटर पानी भी बेच दिया, क्योंकि एक चावल को पैदा करने के लिए कितना हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए हमको। तो ये गवर्नमेंट का एक फुल ऑन विजन चाहिए और सही डेडिकेटेड लोग चाहिए, तब जाके ये बदलाव आएगा। कब 1970s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी सर, जब देश सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। आज उसके बाद कहीं पर भी कुछ बड़ा दिखा क्या आपको? इरिगेशन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर होना पड़ेगा, तब बात बनेगी। सर राजस्थान में जो बाड़मेर जैसलमेर का इलाका है, पाकिस्तान की कुछ नदियों का पानी भी यहाँ पे आ सकता है, ऐसी चर्चा भी, आप उसमें रहे थे संसद में पिछली बार, आप विदेशों में भी जाके आए हैं कई जगह, तो वो पानी भी अब तक नहीं आ पाया। 10 साल के विजन में एक ये विजन भी था कि भाई सर इसके लिए आपको एक बड़ा पैसा चाहिए सर। मैं वही कहना आपको, ये एक्सेस वाटर को तो अपने टैप कर सकते हैं। जो सर 1960s में हमारा एग्रीमेंट हुआ है, सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया राजस्थान का दिखाया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है, दिखाया गया, वर्ड गलत होगा, सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया राजस्थान का ही है। हम एक्सेस वाटर को हम टैप कर सकते हैं, वो हमारा पानी है। हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आती है और उस पानी को टैप, हमारे पास तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। आज चूरू जिले के अंदर 35% की लैंड भी रबी की क्रॉप लेती नहीं कोई शायद। हम कहाँ से रबी क्रॉप लेते हैं? हमारे पास तो पानी है नहीं। रेन फेड इरिगेशन करते हैं हम, और अब हम सिर्फ 2 या 3 तहसीलों में चने की खेती करते हैं, वो भी हम माइनस का टेम्परेचर जाता है, ओस की बूंदों के आधार पर हम खेती कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया के अंदर इरिगेशन के ऊपर बिग टिकट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक बताइए, एक पॉलिटिकल सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि वसुंधरा जी को बीजेपी में दबाया जा रहा है? एक बड़ी पॉलिटिशियन थी, 2 दिन पहले एक जैन मुनि भी कह रहे थे कि हमारी मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे ही है। तो क्या लगता है कि एक लीडरशिप को दबाया जाता है बीजेपी में, अच्छे लीडर्स को आगे नहीं आने देते? देखिए वो तो पब्लिक खुद महसूस कर सकती है। मैं तो आज बीजेपी में हूँ नहीं, मैं तो फिर भी कांग्रेस आप में तो हूँ। थे। मेरा ये मानना है कि जो भी एपिसोड है वो पब्लिक को आयर में, वो ह्यूमिलेशन वाला एपिसोड है। जो भी कुछ हुआ है इन बीते हुए समय के अंदर, लोग उसको बड़े कोई पॉजिटिव वे में देखता नहीं है। चाहे आप मुख्यमंत्री चुनने की बात ही क्यों ना कर लो, वो कहीं ना कहीं ह्यूमिलेशन है। जिस व्यक्ति के बारे में पूरा राजस्थान का एक आम आदमी, जो किसी भी पार्टी का हो,
वो ये महसूस करता था कि मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनेंगी, उन्हीं के हाथ से अब पर्ची खुलवाई जाती है, तो ह्यूमिलेशन तो हाईएस्ट ऑर्डर का है और ये जनता खुद महसूस करती है इस अच्छा, बात को। भजन लाल जी के बारे में आपका क्या प्रश्न, किस तरह से देखते हैं सीएम? देखिए, मेरी मुलाकातें बहुत कम हुई भी है, अभी तो बहुत नए हैं, बहुत कुछ देखना है, सीखना है, कैसे कर पाएंगे वो तो उनके लिए चैलेंज रहेगा, पर उनके लिए बहुत खुला अपॉर्चुनिटी है, अब उनको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि सरकार कैसी चल रही है आपकी? देखिए, आज की तारीख में तो सरकार चल ही नहीं रही, सरकार कहाँ चल पा रही है? कौन आज की चला तारीख रहा है में? सरकार? मैं तो समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी चला रही है, अच्छा, ब्यूरोक्रेसी चलाती है सरकार तो, और तो कुछ चला नहीं पा रहा। पब्लिक के तो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, बंद कमरों में तो उनकी आवाज दुख देने वाली लगती है मुझे तो। आपकी बात हुई कुछ लोग? बहुतों से होती है, हमेशा ही क्या होती बोलते है, हैं? दुखी है बेचारे, कोई सुनता नहीं है उनकी, कोई नहीं सुनता उनकी, वो कुछ भी नहीं करा सकते, एक फोन कॉल करने की भी हिम्मत रखते नहीं है, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है ऊपर। देखिए, कौन है? हम पीपल्स वॉइस हैं, ये मैं तो उसको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, हमेशा देता भी हूँ। पब्लिक और ब्यूरोक्रेसी दो रेलवे के ट्रैक की तरह होती है, स्लीपर का काम करता है उनकी आवाज पॉलिटिशियन। अगर स्लीपर कमजोर हो जाएगा तो कभी भी ट्रेन चल नहीं पाएगी। पब्लिक को हर दिन घर से बाहर निकलते ब्यूरोक्रेसी से डील करना पड़ता है, चाहे बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए। उसकी आवाज वो चुन के भेजता है एक एमपी, एमएलए, प्रधान, सरपंच के रूप में। अगर आप उसको कमजोर कर दोगे तो पब्लिक को बहुत दुख होना पड़ेगा, बहुत दुखी पाना पड़ेगा, कोई काम होंगे ही नहीं। आज एक कामा की एमएलए, मैं आपको बता देता हूँ, नौक्षम चौधरी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही हैं कि अगर मेरी 24 घंटे में अधिकारियों ने आवाज़ नहीं सुनी तो मैं अपना पद त्याग दूंगी। ऐसे ही करोड़ीलाल मीणा जी बोलते रहते हैं। तो आपका करोड़ीलाल मीणा जी पर और ये कामा की विधायक पर क्या कहना है? देखिए, मैं तो खुद ही कहा कि ब्यूरोक्रेसी का हावी होना डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है किसी भी एंगल से। करोड़ीलाल मीणा को किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, डॉक्टर साहब ने मेरे फादर के साथ उनके अच्छे संपर्क रहे हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे फादर की एज के हैं, उन्होंने एक बात इलेक्शन के टाइम पे कही और गट्स समझ में उन्होंने उस बात पे खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया और मजबूत लीडर हैं। अब मुद्दा यही है कि वो इस्तीफा एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, एक अलग बात है। नहीं, आपको लगता है कि इतने सीनियर नेता को, जिसने पूर्वी राजस्थान के, जिसके कारण सत्ता आई हो, कुछ बीजेपी के कुछ लीडर्स भी कहते हैं, और उसको कृषि मंत्री बना दिया, कृषि में से विपणन निकाल दिया, मतलब जान तो निकाल दी, हार्ट तो निकाल दिया। ये बीजेपी में कुछ नया, ऐसा कुछ पुराना नहीं है, ऐसा चलता रहता है बीजेपी के अंदर। जो किसी के पास कुछ है वो लास्ट में बैठेगा, लास्ट की कुर्सी मिलने वाली होती है उसको। अच्छा, जो लीडर होता है उसको लास्ट में नंबर आएगा उसका। कुछ हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक सवाल आप उनसे भी ले लेते। लेकिन मारो सवाल दो रहे, एक तो करोड़ीलाल मीणा को सवाल पूछ लियो, एक मारो सवाल रहे कि काका की बात चालती, काका भतीजा खूब हियो, लगातार सुर्खियां बनती और केंद्र में भी आज सीट हॉट सीट बन गई। चूरू और नागौर हॉट सीट थी। चूरू मायने जी हिसाबू एक लहर उठी और थांका टिकट कटन के बाद जाट समाज में एक नाराजगी भी देखने मिली है। थान का लगे कि काका और भतीजा कभी साथ आ सके, क्योंकि राजनीति मायने कुछ भी स्थायी और अस्थायी को नुया करे। दुश्मनी और दोस्ती लॉन्ग टर्म तक रहे नहीं रहे राजनीति मान कह नहीं सका। डिनर कर सको कभी साथ में, या काका भतीजा साथ दिखन जाए, कभी साथ आ सके। मैं राजनीति में एक पर्पस के साथ में, मैं मारवाड़ी बोलूं? हाँ, मारवाड़ी बोलो। मैं राजनीति में कहीं पर्पस के साथ में हूँ और मेरा ये मानना है कि आज के इस बदलते हुए माहौल में जड़ापा 65% की आबादी 35 साल से कम बच्चों की है। हम सबको माना कि मैं नयो चाहिए, माना सब ने हमारी उम्मीदें हैं, उम्मीद है, आशाएं हैं कि जिनको पूरा करने का काम हमारे नेतृत्व को है। तो हमारे डेवलपमेंट पर फोकस होना बहुत जरूरी है, हमारे जॉब क्रिएशन पर फोकस होना बहुत जरूरी है, ईज ऑफ लाइफ चाहिए लोगों ने, क्योंकि आज सोशल मीडिया लोग जुड़ रहे हैं, हर चीज, कोई भी चीज छटा को नहीं, बच्चा को नहीं, अपना हर चीज आपका मतलब कि इन्फॉर्मेशन अपने हैंड पे है। पहले सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या करते हो अपने कन, अखबार होया करते हो और एक वीकली पत्रिका है करते हो, पढ़ता आप। आज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन हैंड है। तो ए माहौल में एक पॉलिटिशियन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाए कि इस यंग आबादी की सोच के अनुसार आपने भी उतना ही यंग रहना पड़ेगा। काका की हमारी कोई पर्सनल लड़ाई को नहीं, न हमारे कोई जमीन को विवाद है, न मैंने कदे चूरू से एमएलए बनना थो और न कदे काका ने चूरू से एमपी बनना हो। अब बनना हो तो मौका बहुत बढ़िया हो, पर हमारी लड़ाई विचारधारा की है। काको चाह कि मेरे घुटना के नीचे रह के चलो, आप तो मर भी जावा तो काम करा को नहीं, आप तो साथ चलाना, यह शिक्षा पाई है। और भारत सरकार की किताबा जो बच्चा पढ़े जाए स्कूल में सब एक यही लड़ाई है। काको विचार परिवर्तन कदे लिया होगा तो खानो पीनो कर सका, अन्यथा काल को। एक और सवाल मेरा रहेगा वसुंधरा राजे को लेकर। दिग्गज नेता है, अभी भी भाजपा में उतना कद किसी का नहीं है जितना वसुंधरा राजे का है, रुतबा है और जहां भी जाए तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी।
हिंदी में आएगा, मारवाड़ी का आदत को नहीं। तो वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने मदन राठौर जो कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी मौजूदगी में कहा है कि पूर्व में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो भूमिका उन्होंने नहीं निभाई है, उतने सफल नहीं हो पाए, असफल रहे। और पद मत कद की बात कही, आपने भी सुना होगा, अच्छे टर्म्स है आपकी, पिछली बार भी हम मुलाकात करे थे, मैंने सवाल किया था आपसे ये। तो क्या कहना है महारानी को लेकर, एक बड़ा नाम है। देखिए, मैम पब्लिक की वॉइस है, मैम का आज भी क्रेज है, ये लोगों को लगता ही है, एक लीडरशिप रही है। और ये जनता की वॉइस के खिलाफ एक वॉइस, एक नई सोच पार्टी ने खड़ी करी, वो तो वक्त बताएगा। मैं तो एज ए कांग्रेसमैन ये कहना चाहूँगा कि लीडरशिप की वैल्यू होनी बहुत जरूरी है। यू कांट एलिमिनेट लीडरशिप, इफ यू ट्राई टू डू दैट द कंट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड। एट द एंड ऑफ द डे वी आर पीपल्स वॉइस। हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो कि ये वॉइस पीपल की बनेगी? भी पब्लिक वोट डाल रही है, एक थॉट पे डाल रही है, अपने लीडर को देख। आपने तो लीडरशिप को अनअकाउंटेबल कर दिया। अगर मैं 5 साल सांसद हूं, मैं फील्ड में जाऊं ही नहीं, मैं जयपुर में बैठ के आपके पास बैठ के टिकट की व्यवस्था कर लूं, अगर यही चुनाव राजनीति है तो जनता कहां जाएगी फिर? उसको वो व्यक्ति चाहिए जो उसका रात को 12 बजे फोन उठा ले, उसको वो व्यक्ति चाहिए जो उसका मुद्दे को टच करे, जो उसके इश्यूज को रेज करे, उसके बीच में रहे, सुख दुख में शामिल हो। तो हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये जो विचारधारा है ये डेवलप्ड इकोनॉमीज की होती है, जहां पे डे टू डे की लाइफ की आपाधापी खत्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ मैम का जो मुझे समझ में आया जब हम बीजेपी में थे, पब्लिक में उनकी बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है, बड़ी पकड़ है, और पब्लिक उनको चाहती भी है। पब्लिक वॉइस के अगेंस्ट में लीडरशिप ने एक नई लीडरशिप दी है, तो वो तो वक्त बताएगा। सर एक सवाल एक हमारे साथी अभिषेक जी वो भी पूछना चाहते हैं। राहुल जी राम राम। मैं सुजानगढ़ हूँ, चूरू जिला में आवे सुजानगढ़, खेल थान ध्यानी है। तो मारो मैं थान 2 मुद्दा पर बात करना चाहूँ। पहला मुद्दा है ताल छापर को। ताल छापर अभ्यारण्य है पास में, बट सर हिरण है, हजारों हिरण है, वे पहली सड़क पर आ जाता और बस बट हो जाती, बाको एक्सीडेंट हो जाता, फिर इको एक अल्टरनेटिव निकालो गयो कि भी रास्ता बंद कर, बट हिरण अभ्यारण्य है भी मैं हिरण आ जाता और एक रस्तो निकाल दियो गयो। बट सर दिक्कत आ है कि बे हिरण आज भी बस सड़क बंद कर दी तो कहीं बे आज नई सड़क पर आ जाए, और बा जकी सड़क है बा आज भी मतलब एक सिंगल रोड है और बटू बड़ा बड़ा ट्रक और चाल है, और बहुत बड़ा मुद्दा है ताल छापर और सुजानगढ़ का, लोग यूँ बहुत ज़्यादा तंग है। इ पर था की काई प्रतिक्रिया? देखिए, मैं थाने बात बताऊं, एक एग्जिस्टिंग रोड पर ताल छापर के बीच में से निकला करती थी। मैं जब सांसद था तो CRIF को फंड हो, सेंट्रल रोड इंफ्रा फंड होता है, उन फंड को चूरू डिस्ट्रिक्ट की एक ही मात्र रोड आपा लेके आया था, सुजानगढ़ छापर बीता साहब 56 करोड़ की रोड आपा लेके आया, जो सुजानगढ़ से नई रोड बन के आई थरा गया। जब वो छापर में आई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी NOC देने से मना कर दिया कि भी हम इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए गाइडेंस आई हुई है। इसलिए वो अंदर जो एग्जिस्टिंग रोड को टच नहीं किया गया, पर बाहर से रास्ता दे दिया गया। उस बाहर से रास्ते में कुछ एक पार्ट कुछ तो बन गया है काफी हद तक, कुछ मेरे ख्याल से किलोमीटर भर का एक हिस्सा बचा है, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का, जिसके ऊपर स्टे था मेरे ख्याल से वो हट भी गया है और परमिशन भी उसकी आ गई है। ये बारिश का सीजन पूरा होते ही ये रोड का काम शुरू हो जाएगा, जो एक ऑल्टरनेट रूट बन जाएगा। अब लोगों का ये भी मानना है उसमें और उस एग्जिस्टिंग रूट में 1.5 किलोमीटर का ही फर्क है। सिंगल रोड है, उसमें बड़े वो सिंगल रोड नहीं रहेगी, वो पूरी की पूरी 7 मीटर वाइड रोड बनेगी। कब तक बनेगी? मैं उसी का बता रहा हूँ। आप छापर से चल के आओगे, नई रोड बन चुकी है ना, 7 मीटर की रोड बन चुकी है, पर वो जो बीच का हिस्सा है वो 1.5-2 किलोमीटर का, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, एज अ सांसद मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, वो नेशनल हाईवे नहीं है, फिर भी मुझे पता है कि वो क्या इसमें प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि वो जल्द वो रोड का काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की NOC आने की बाकी थी, टेंडर उसका हुआ है, वो रोड बन जाएगी। अब पब्लिक एट लार्ज की डिमांड है कि एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर हमें एक पुल बना के दिया जाए तो हम इसको क्रॉस करें। वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड रेज करना है, अगर स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे सकती है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर की दूरी है, तो उसमें 300-400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट देना चाहे तो एक रेज्ड हाइट के ऊपर पुल बन सकता है, जिसके नीचे से हिरन क्रॉस होते रहे। वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो अगर पैसा उनके पास में है तो दे सकती है, पर ऑल्टरनेट रूट हमने तैयार करवा दिया। राहुल जी एक और मुद्दा है, अभी पर थे अगर रिएक्शन देना चाहो तो, सुजानगढ़ जिलो बनसी के ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने तो जिला बना के दिया था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। जिला नहीं, उन्होंने वो घोषणा की थी कि जिला बनेगा, अब एक घोषणा लास्ट मोमेंट पे घोषणा नहीं थी, एक अनाउंसमेंट कर दी गई थी। वो खाली वो जो बेसिक क्राइटेरिया रहता वो बच गया था,
क्योंकि फर्स्ट लिस्ट पे तो नाम ही नहीं था। वो अब ये आपको तो थाके का मन से देखिए, पब्लिक डिमांड, हम तो आपकी वॉइस है, जो आप हमें, मैं तो कोई ब्यूरोक्रेटिक, तो हम ब्यूरोक्रेट तो हूँ नहीं, तो मैं यस और नो बोलूंगा। मैं तो आपकी आवाज़ हूँ, आप जो बोलोगे वो डिमांड रखना मेरी जिम्मेदारी है। एक हमारी रिपोर्टर हैं, वो भी सवाल पूछना चाहिए। कांग्रेस की नेता है ना, बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री को है ना पर्ची के मुख्यमंत्री बोलती है। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? क्योंकि आलाकमान का इम्पोर्टेंट रोल होता है मुख्यमंत्री किसे बनाना है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, पर अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखोगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे आप सही करेंगे, कि आज तक जब भी हम एमएलए या एमपीज जीत के जाते हैं, हम अपने, अगर हमारी गवर्नमेंट बन रही होती है, अगर वी आर द बिगेस्ट पार्टी, तो हमारा जॉब होता है कि हम अपने लीडर को चुनें। ये जो पूरा एक्सरसाइज है, ये बंद कमरे में होती है, कभी लाइव दिखाई नहीं जाती। ये पर्ची की सरकार वर्ड वहीं से आता है कि आपने लाइव दिखाया खुद ने, देखो जबरदस्ती से कोई कैमरा वायरल तो हुआ नहीं है, मतलब लाइव टीवी पे चला, आपने दिखाया और आपने ही पर्ची दी मुख्यमंत्री महोदय हमारे वसुंधरा जी को कि भी आप ये नाम पढ़िए। तो वो नाम जब पढ़ा गया तो उन्होंने पढ़ा, वो हर चीज लाइव है, मतलब ऐसा कुछ हिडन चीज नहीं है इसमें कि भी बंद कमरे की बात हमको जबरदस्ती बोल रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि वसुंधरा जी को पर्ची हाथ में दी गई, उन्होंने पर्ची में नाम भजनलाल जी का पढ़ा और भजनलाल जी को मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया गया। ये अपने आप में हिस्टोरिकल है राजस्थान के इतिहास में और कंट्री के इतिहास में। ये एक साथ 3 बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही हुआ था, जो अपने आप में, और जो हम महसूस करते हैं तो वो यही समझते, सब यही सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे कि सरकार तो पर्ची की है, क्योंकि पर्ची से बनाया गया, पब एमएलए से नहीं पूछा गया। भाई आपने देखा कि किसी एमएलए ने नहीं कहा था कि भाई इनको वोट देंगे, इनको नहीं देंगे, या इनको पसंद ये भजनलाल जी तो सर एक इंटरव्यू में खुद कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं था, मैं मुख्यमंत्री में तो अंतिम पायदान पे बैठा था। तो भाजपा को ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमें पर्ची की सरकार बोली जाती है, क्योंकि उन्हें खुद ने ये चाहा था कि पब्लिक को पता लगे कि भी हम सरकारें पर्चियों से चुनते हैं। सर एक दो क्वेश्चन और रह गया सर। एक सर पब्लिक में एक सवाल है, जब आपकी टिकट कटी तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा थी और सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा था कि लोग आपको कहते हैं कि आप जगदीप धनखड़ के रिश्तेदार हो, उसके बाद भी टिकट है क्या रिश्तेदार आप? हाँ बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। मेरी वाइफ के रियल अंकल हैं वो, पर वो एक संवैधानिक पद पर है। मेरी टिकट से उनका कोई संबंध नहीं, मतलब रिलेटिव हैं आप? हाँ 100% है, श्योर एंड श्योर है। आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड बिकॉज़ मेरी वाइफ के रियल अंकल हैं वो। अच्छा। और एक संवैधानिक पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर है। मुझे उनसे जाके टिकट मांगने के बारे में बात करना, या वो मेरे लिए पार्टी बदी, ये तो बिल्कुल ही अनएथिकल। आपके रिश्ते अब भी उनसे वैसे 100% रहेंगे, वाइफ साथ है मेरे भी। सर वो बात नहीं कर, मतलब मेरा मतलब सर पार्टी पॉलिटिक्स अलग हो जाए तो वो नाराज हो गए हो आपसे? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों, वो तो पार्टी ने अपना फैसला लिया है, उसमें सोच के लिया होगा, काका के प्रेशर में ले लिया गया होगा। अब पार्टी कहाँ खुश है? पार्टी के सारे एमएलए नाराज ही दिल रहे हैं। गोविंद डोटासरा जी कह रहे थे काका के लिए, कल जो नवनियुक्त प्रभारी है बीजेपी के, वो कह रहे उनकी हाजिरी लगा रहे थे, तो गोविंद डोटासरा ने कहा कितने सीनियर आदमी की हाजिरी लगा रहे हैं, क्या आप दरी पट्टी बिछवाओगे? तो अब आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मैंने सुना जरूर है कि कुछ कहा है, तो वो पार्टी का इंटरनल मैटर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना। देवी सिंह भाटी ने भी कहा कि राजेंद्र राठौड़ की देवी सिंह भाटी भी कह रहे थे राजेंद्र राठौड़ के कारण ये सारी सीटें। देखिए, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो, जो शेखावटी बेल्ट का बंदा है वो सब जानता है कि इनकी जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है वो 1960s के फटे पुराने रेडियो की तरह है। वो नहीं चलती इस जमाने के अंदर। मैं चुनूंगा, मैं बताऊंगा, मैं फैसला करूंगा, मैं टिकट बांटूंगा। मुख्यमंत्री बन गए थे पहले, ये तो चुनाव से पहले ही। इनके तो लोग जो इनके मेन इनका कार्यकर्ता है, वो तो इनको मुख्यमंत्री नाम पे बोला करते थे। कैसे बन सकते हो आप? कैसे जो घमंड लेके घूम रहे हो? अच्छा, 5 सीधे सीधे सवाल है। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मेरे फादर को। आप सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं खाने में? कड़ी रोटी। और भाषा कौन सी बोलना पसंद करते हैं? मैं सभी बोल लेता हूँ। मैं हिंदी बोल लेता हूँ और मारवाड़ी बोलने में जाओ, हरियाणवी बोल लेता हूँ क्योंकि मेरा बॉर्डर का इलाका है। इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। बचपन से सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं? कौन से हीरो को करते हैं? अमिताभ बच्चन नहीं पसंद थे बचपन में तो। आपकी हाइट भी है अमिताभ बच्चन? नहीं, मेरी हाइट तो बहुत छोटी है जी। और गाना कौन सा पसंद है? वो गाना के याद नहीं मेरे को। मूवी देखे 7-8 साल हो गए। मूवी कौन सी देखी लास्ट? पता नहीं। लक्ष्य देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी बहुत। सर चूरू की फेवरेट जगह किसी? हाँ, चूरू की फेवरेट। चूरू जिले की फेवरेट जगह मैंने सालासर बालाजी मंदिर लगा। मंदिर आपको अच्छा लगता है? तो मंदिर मैं उनके आशीर्वाद के बिना मैं चुनाव लड़ने जाता ही नहीं कभी।
तो उसको भी कॉरिडोर बनाना चाहिए। बहुत कोशिश कर रहे हैं, वही बहुत सी कमियां हैं, अभी आपका समय ज़्यादा है, वरना मैं उस पर भी बहुत बड़ा बोल सकता हूँ। हमने इसको प्रसाद स्कीम में लिया था, पर वो हमारा मनी बहुत गलत जगह लगा दिया गया। आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? अपनी पत्नी से, पापा से, किससे? नहीं, प्यार प्यार मतलब वो प्यार नहीं, बच्चे से भी कर सकते हैं ना। देखिए, पत्नी से भरपूर प्यार करते हैं, पापा का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और बेटों में कमी नहीं है, माँ सबसे लाडली होती है। सर, राजस्थान में जो युवा है बड़ा परेशान है, हताश है। पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, पिछली सरकार में हुई, उससे पिछली सरकार में भी हुई। हर बार मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि बड़ी मछली पकड़ लेंगे, मगरमच्छ पकड़ लेंगे, लेकिन युवा हर बार सवाल करता है पकड़ेंगे कब? देखिए, बिल्कुल आज भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने इस बात पे कही थी, डोटासरा जी ने, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ आपको लगता है कि इसमें पेपर लीक में कोई कल्प्रिट आपकी नज़रों में है, तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? लीजिए। और देखिए, ये एक रियल मायने में इस कंट्री के अंदर आज अपन जिस पार्ट ऑफ इंडिया में बैठे हैं, नॉर्थ इंडिया स्पेशली, गवर्नमेंट जॉब के प्रति हमारा इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चों की बहुत भयंकर मेहनत होती है, और ये पेपर लीक, इसके ऊपर सरकार को टोटली इस पूरे सिस्टम को पूरे रीलुक करना पड़ेगा। अभी नीट का हुआ, बहुत बच्चों की कितने सालों की पूरी मेहनत लग जाती है और एक झटके में पेपर लीक आउट हो जाता है। कुछ लोग सिस्टम की लूप होल्स को फ़ायदा उठा जाते हैं। तो मैं एक इंडिविजुअल, एज ए पॉलिटिशियन, मैं ये समझता हूँ कि इस ओवरऑल प्रोसीजर को ही रीलुक देना पड़ेगा आपको। कितने बच्चे हमारे आज की तारीख में स्कूलिंग के टाइम से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का पैसा लग रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे मैं इस पूरे प्रोसीजर के थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि इसको ऊपर रीलुक करना, थोड़ा का मेरा पूरा बिलीव इस बात के ऊपर है कि रीलुक बहुत सॉलिड और बहुत पॉजिटिव वे में होना चाहिए और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट अबाउट स्ट्रेसिंग अ यूथ। हमारी जनरेशन स्ट्रेस में जा रही है, बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, नहीं कोप अप कर पाते। पेरेंट्स भी गलत नहीं, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे का भी कैरियर बन जाए, साथ थोड़ा सा और पुश कर दें। वो और की डेफिनेशन क्या है? उस और के अंदर बच्चे अपनी जान भी बच्चे चले जाती है। तो मैं तो एज ए यंग से मानता हूँ कि एजुकेशन इसलिए नहीं थी कि हम बच्चों को लाइफ को इस तरह का हेल्प बना दें, या सिस्टम ने ऐसा बना दिया है, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया, और ऊपर से पेपर लीक। आपको लगता है कि जो स्ट्रेस की आप बात कर रहे हैं, इसमें बड़े जिम्मेदार पेरेंट्स भी हैं? मान लिए राहुल कसवा के पिताजी राहुल कसवा लेना चाह रहे थे साइंस, और पिताजी ने दिला दी आर्ट्स। ऐसा बहुत सारी बार होता है। देखिए, माँ बाप एट द एंड ऑफ द डे बच्चे के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। हम इतने मैच्योर अभी हैं नहीं, हमारी एजुकेशन सिस्टम भी इतना मैच्योर नहीं। आज भी हम टेक्स्ट बुक रट्टे मेमोराइज के ऊपर चलते हैं, रट्टे पे चलते हैं, टेक्स्ट बुक बेसिस पे हमारी एजुकेशन सिस्टम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह दिन पूरी लागू हो जाएगी, लॉजिकल बेस्ड ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जहाँ बच्चे की लाइफ में उस एजुकेशन का इम्पैक्ट पड़े। आज जो पढ़ते हैं 90% लाइफ में काम ही नहीं आता। नैतिक शिक्षा तो हटाई दी। 95% जो काम आता है वो पढ़ते नहीं, 10% भी हम। तो आज बहुत से इश्यूज हैं, आज सोशल मीडिया है, आज मोबाइल है, आज आपका बच्चों के कितने रोड्स पे डेथ्स हो रही हैं, रोड सिविल एटिकेट्स की बात करूँगा, बहुत कुछ है जी, इसमें तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अपन कभी फुर्सत मिल सकते राहुल हैं। जी, एक सवाल और, बेरोजगारी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल है जी, बिल्कुल इसका है समाधान जी। क्या है? देखिए, बहुत बड़ा एक इशू इस इलेक्शन में मैंने देखा, और महसूस भी हुआ कि जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में बढ़ती जा रही है, एजुकेशन के साथ में हमारे स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिएगा। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जॉब ओरिएंटेड का। जो बच्चों का हमारे यहाँ देखो, अब 12-12 करोड़ बच्चे भी, लाखों बच्चे बैठ रहे एग्जाम के अंदर, तो और उस जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हम एक हॉलिस्टिक वे में चीज़ों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ, 14,000 रुपये गवर्नमेंट ने दिए भी, कितने बच्चे जा पाए? कभी हम उनको जोड़ ही नहीं पाए। अब इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इस इलेक्शन के अंदर का हमारा जो घोषणा पत्र था, उसमें हम अप्रेंटिसशिप की बात करी थी कि हम 1 लाख रुपये सालाना देंगे यूथ को, क्योंकि वो स्किल इंडिया प्रोग्राम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो प्रोग्राम ही था। वो लाख रुपए मिलते साल के, बच्चा पढ़ने के लिए काम करता और एजुकेशन के साथ साथ में स्किलिंग करता, तो कोई जॉब मार्केट में फिट बैठता। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, आपके क्षेत्र में जो शेखावटी का बेल्ट है, इवन आपका भी चूरू वाला हिस्सा, यहाँ अमूमन जो यूथ है वो सेना से बड़ा जुड़ाव रहता है, मतलब सेना में जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे क्या ट्रेनिंग सेंटर डेवलप हो जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेना में जाए? देखिए, अग्निवीर योजना ने जैसे कमर तोड़ दी यूथ की, बहुत ज़्यादा नाराजगी है। सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही? मैं तो समझता हूँ कंट्री आज की तारीख में इस चीज़ के लिए इतना बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर्ड नहीं है। सबसे बड़ा यूथ, आज पहले गांव में हम जाते थे तो हर गांव में सुबह 5 बजे 4 बजे बच्चे फील्ड में दौड़ लगा रहे होते, रोड के ऊपर दौड़ लगा रहे होते थे।
आज जब से अग्निवीर योजना आई है, क्या माइंडसेट लेके जा रहे हैं? 4 साल के अंदर बच्चा, कुछ तो मिलिट्री की ऐसी जॉब्स थी जो ऐसे प्रोफाइलिंग थी जहाँ पे 1-1 डेढ़ साल की ट्रेनिंग्स थी। अब उसमें 3 साल 4 साल का जो बच्चा आ रहा है वही सारी ट्रेनिंग करके क्या, तो कब तो रहेगा, कब चला जाएगा वो? तो अग्निवीर जैसी योजनाओं को तो बहुत बड़ा मैं मानता हूँ गवर्नमेंट को ऑन द स्पॉट क्लोज करना चाहिए, ताकि यूथ का दोबारा से मोटिवेशन बने। और ट्रेनिंग सेंटर्स की कहीं कोई रिक्वायरमेंट हमारे इतने ज़्यादा भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत से प्राइवेट सेक्टर, बहुत से हमारे फौजी भाई जो रिटायर हो गए हैं उन्होंने भी, और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ने भी ऐसे काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रखे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है बच्चों को। और काफ़ी हमारी जो शरीर काठा भी है जो इस शेखावटी बेल्ट का है, वो आर्मी के लिए आज से नहीं सालों साल से पैशनेट रहे हैं। झुंझुनू जिला सबसे ज़्यादा रहता है, और तहसील की बात करें तो राजगढ़ तहसील में हाईएस्ट नंबर ऑफ फौजी आपके हैं। माइंडसेट में भी कुछ है कि यू विल डू समथिंग एल्स? So we are waiting that government has to take a step to shut down this scheme of Agniveer. It is not required at all at this point of time, I think so. तो ये थे हमारे साथ राहुल कस्बा, जो कि सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कस्बा का। और आप भी हमारा चैनल जरूर देखिए, और राहुल कस्बा जी का ये इंटरव्यू अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।